और कर्तव्य भवन जैसे नए परिसर भारत की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बने हैं। अब सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवनों के निर्माण से और कर्मचारियों के समय की इस बचत से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। मक्का, कपास, सोयाबीन और फल ये शुरुआत है। नरेंद्र मोदी पूरी कृषि मार्केट के दरवाजे खोलेंगे। किसानों के हितों का पूरी तरह से ध्यान रखा गया। सोचा कि इसको एडमिट होने के बाद हम तय करेंगे स्पीकर साहब से बात करके कि प्रिविलेज कमेटी में या इसको एक एथिक्स कमेटी में या सदन में सीधा हम इसको ला सकते हैं चर्चा के लिए भी। राहुल गांधी जी अलोकतांत्रिक आचरण करते हैं। अपनी पार्टी में करिए, संसद में आप नहीं कर सकते। आप देखिए कि राहुल गांधी संसद में किताब लहराते रह गए, पोस्टर दिखाते रह गए। आज पीएम मोदी ने वो बड़ा काम निपटा दिया जो कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। विपक्ष इसी में उलझा रह गया कि मोदी का रास्ता रोक दो, भाषण रोक दो, हंगामा मचा दो, पोस्टर बना दो, किताब लहरा दो। इंडी वाले इसी में खुश हो जाते हैं। उधर पीएम मोदी चुपचाप अपने काम में लगे रहे। मदर ऑफ ऑल डील की, अमेरिका के साथ फादर ऑफ ऑल डील की, सबसे बड़ी डिफेंस डील कर रहे हैं, एआई समिट होस्ट कर रहे हैं जिसमें दुनिया के बड़े बड़े नेता आने वाले हैं। यानी नरेंद्र मोदी ने काम करने का तरीका और उनके काम करने का अलग ही लेवल सेट कर दिया है बॉस। और आज भी उन्होंने दो बड़े काम किए। दिन में नए प्रधानमंत्री दफ्तर सेवा तीर्थ की नाम पट्टिका का अनावरण किया और शाम को सेवा तीर्थ के साथ कर्तव्य भवनों का भी उद्घाटन किया। आज से प्रधानमंत्री दफ्तर जो अभी तक साउथ ब्लॉक कहलाता था, उसे सेवा तीर्थ का नाम से जाना जाएगा। पीएम मोदी ने सेवा तीर्थ में पूजा की, उसके बाद यहां से अपने पहले आदेश पर साइन किया, जिसके बारे में आगे बताऊंगा। शाम को पीएम मोदी ने सेवा तीर्थ के साथ कर्तव्य भवन 1 और 2 का लोकार्पण भी किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और जितेंद्र सिंह भी थे। इस मौके पर पीएम मोदी ने डाक टिकट और सेवा तीर्थ स्मारक सिक्के का विमोचन किया। सेवा तीर्थ के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने इसकी जरूरत के बारे में भी बताया। पीएम मोदी ने कहा कि जो पुरानी इमारतें हैं उनको ब्रिटिश राजा महाराजाओं की सोच के हिसाब से बनाया गया था और इनका मकसद भारत को सदियों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहना था, जिनसे अब भारत बाहर आ रहा है पूरी तरीके से। सुनिए जरा। ये इमारतें ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतीक के तौर पर बनाई गई थी। इन इमारतों को बनाने का मकसद भारत को सदियों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखना था। अंग्रेजी हुकूमत की जरूरतों और उसकी सोच को ध्यान में रखकर नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक जैसी इमारतें बनाने का काम शुरू हुआ। उस दौर में ये भवन ब्रिटेन के महाराजा की सोच को गुलाम भारत की जमीन पर उतारने का माध्यम थे। रायसीना हिल्स का चुनाव भी इसलिए किया गया कि इमारतें अन्य इमारतों से ऊपर रहे, कोई उनकी बराबरी ना कर सके। अब संयोग से सेवा तीर्थ का ये पूरा परिसर किसी पहाड़ी पर न होकर जमीन से ज्यादा जुड़ा है। नए प्रधानमंत्री दफ्तर, सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवनों के बाद सरकार के काम करने का तरीका भी बदल जाएगा कहा जा रहा है। काम और तेजी से हो पाएगा, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी। क्योंकि आप देखिए, सेवा तीर्थ एक इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स है और इसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा प्रधानमंत्री कार्यालय, जिसको पीएमओ कहते हैं। दूसरा हिस्सा है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट और तीसरा हिस्सा है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। कर्तव्य भवन 1 और 2 में अलग अलग मंत्रालय होंगे, यानी पूरी सरकार अब एक जगह से ऑपरेट हो रही होगी।
सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन ये सब सेंट्रल विस्टा का हिस्सा है। सेंट्रल विस्टा के तहत ही नई संसद का निर्माण हुआ है। वही सेंट्रल विस्टा जिसके लिए कहा गया था कि नरेंद्र मोदी अपना महल बनवा रहे हैं, यह है वो महल। सेवा तीर्थ, नागरिक देवो भव, जिसको विपक्ष महल बता रहा था। मकसद है कि सरकार के सारे अंगों को एक जगह पर लाया जाए ताकि काम में और तेजी आ सके। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि भारत सरकार के कई मंत्रालय दिल्ली में 50 से ज्यादा जगहों पर अलग अलग इमारतों में चल रहे हैं और इसके किराए भर में हर साल 1,500 करोड़ रुपया खर्चा हो जाता है। कर्तव्य भवन बनने से यह खर्च भी बचेगा। जैसे आजादी के इतने दशकों के बाद भी भारत सरकार के अनेकों मंत्रालय दिल्ली के 50 से ज्यादा अलग अलग स्थानों से चल रहे हैं। हर साल इन मंत्रालयों की इमारतों के किराए पर ही प्रति वर्ष 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो रहे हैं। हर रोज 8 से 10,000 कर्मचारियों को एक इमारत से दूसरी इमारत में जाने का लॉजिस्टिक खर्च अलग होता था। अब सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवनों के निर्माण से ये खर्च कम होगा, समय बचेगा और कर्मचारियों के समय की इस बचत से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन के उद्घाटन से ब्रिटिश रूल और गुलामी का प्रतीक इमारतों से सरकार अब नहीं चलेगी। नई दिल्ली के जिस लुटियन जोन से केंद्र सरकार ऑपरेट करती है, उसे ब्रिटिश शासन के दौर में उनकी सुविधा और सोच के हिसाब से बनाया गया था। अंग्रेजों ने अपने हिसाब से इन इमारतों को नाम दिए थे, जो गुलामी के प्रतीक की तरह सालों से भारत के साथ चिपके हुए थे। पीएम मोदी ने 2014 के बाद से इसमें बदलाव करना शुरू किया। पीएम मोदी भारत को भारतीयता से भरपूर नई पहचान दे रहे हैं और आप देखिए, प्रधानमंत्री दफ्तर का नाम सेवा तीर्थ कर दिया, केंद्रीय सचिवालय का नाम कर्तव्य भवन कर दिया, राजपथ को बदल के कर्तव्य पथ कर दिया, रेस कोर्स रोड अब लोक कल्याण मार्ग है, राज्यपालों के आवास राजभवन अब लोक भवन कहला रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक जैसी इमारतें ब्रिटिश सोच को लागू करने के लिए बनी थी, लेकिन सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन देशवासियों की उम्मीदों को पूरा करने का आधार बनेंगे। क्योंकि जब आप काम ही किसी को एड्रेस ही बताएंगे, कहां ना सेवा तीर्थ, आपके मुंह से भी जब सेवा तीर्थ निकलेगा तो ध्यान में आएगा कि अरे यार सेवा करनी है। कर्तव्य भवन आना है तो कर्तव्य मेरा क्या है ये याद आएगा आपको, और इसलिए नामों के बड़े मायने हैं। सुनिए पीएम ने क्या कहा है। साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक जैसी इमारतें जहां ब्रिटिश हुकूमत की सोच को लागू करने के लिए बनी थी, वहीं आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन जैसे नए परिसर भारत की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बने हैं। यहां से जो फैसले होंगे वो किसी महाराजा की सोच को नहीं, 140 करोड़ देशवासियों की अपेक्षाओं को आगे बढ़ाने का आधार बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का नया दफ्तर सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर होते नए भारत का प्रतीक है। सेवा तीर्थ की खासियत की बात करें तो सेवा तीर्थ परिसर करीब 2,26,000 वर्ग फुट में फैला है। इसे बनाने में करीब 1,189 करोड़ रुपए की लागत आई है। सेवा तीर्थ परिसर पूरी तरह हाईटेक बनाया गया है। हाई स्पीड इंटरनेट है, डिजिटल आर्काइव है, आधुनिक कॉन्फ्रेंस रूम है, सुरक्षा के लिए स्मार्ट एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है, मॉनिटरिंग नेटवर्क और एडवांस एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है। यानी अब मोदी सरकार नई पहचान के साथ नए पते से चलेगी। लेकिन सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन बनने के बाद अब नॉर्थ और साउथ ब्लॉक का क्या होगा, इसका जवाब भी पीएम मोदी ने दिया। पीएम मोदी ने कहा कि पुरानी इमारतें भारतीय इतिहास का अमर हिस्सा रहेंगी। इन इमारतों से भारत के विकास और बदलाव से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए।
इन इमारतों को अब म्यूजियम में बदला जाएगा। पुराने भवन में बिताए गए वर्षों की स्मृतियां हमारे साथ रहेगी। अलग अलग समय की चुनौतियों से जूझते हुए वहां से कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। वहां से देश को नई दिशा मिली, सुधार की अनेक पहलें हुई। वो परिसर, वो इमारत भारत के इतिहास का अमर हिस्सा है। इसलिए हमने उस भवन को देश के लिए समर्पित म्यूजियम बनाने का फैसला किया है। नए प्रधानमंत्री ऑफिस यानी सेवा तीर्थ से पीएम मोदी ने जो सबसे पहला फैसला किया, उसकी भी बड़ी चर्चा हो रही। पीएम मोदी ने सेवा तीर्थ से महिलाओं, युवाओं और संवेदनशील नागरिकों से जुड़े फैसलों पर साइन किया। प्रधानमंत्री ने पीएम राहत स्कीम की लॉन्चिंग को मंजूरी दी। यह देश के हर नागरिक के लिए जीवन रक्षक सुरक्षा योजना है। इसके तहत दुर्घटना के शिकार लोगों को नकद भुगतान के जरिए इलाज मिलेगा। इस इलाज की सीमा 1.5 लाख रुपए होगी। एक्सीडेंट होने पर इलाज नहीं होने से किसी की जान नहीं जाएगी। पीएम मोदी ने लखपति दीदियों से जुड़ा बड़ा फैसला लिया। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का टारगेट समय से पहले पूरा हो गया है। अब मार्च 2029 तक 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रख दिया गया है। पीएम मोदी ने सेवा तीर्थ से किसानों को भी सौगात दी। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को 1 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ कर दिया गया। पीएम मोदी ने इनोवेशन इकोसिस्टम और युवाओं के लिए भी बड़ा फैसला किया। पीएम मोदी ने 10,000 करोड़ के फंड के साथ स्टार्टअप इंडिया FOF 2.0 को मंजूरी दे दी। यानी पहले दिन नए दफ्तर में जो बड़े फैसले हुए उसमें महिलाएं भी थीं, युवा भी था, गरीब भी था, किसान भी था। वही किसान जिसके लिए राहुल गांधी माहौल बनाने का, अरे मोदी तो किसान को बर्बाद कर दिए अमेरिका से डील करके। पहला फैसला किसानों को लेकर कर रहे थे वो। सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन, ये सब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। नरेंद्र मोदी कोई भी रिफॉर्म करते हैं, कांग्रेस और इंडी वालों को आग लगनी तय है। लेकिन नरेंद्र मोदी इन हमलों से रुकते तो है नहीं। आप देखिए कि कैसे पीएम मोदी बड़े बड़े कामों को ताबड़तोड़ निपटा रहे हैं। 27 जनवरी यूरोपीय यूनियन से मदर ऑफ ऑल डील साइन की। 2 फरवरी अमेरिका से ट्रेड डील डन की। 12 फरवरी फ्रांस से सबसे बड़ी डिफेंस डील पर मुहर लगी। 16 फरवरी से भारत में पहली बार ग्लोबल AI समिट हो रहा है, जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। पीएम मोदी भारत में मेगा AI समिट करवा रहे हैं। यह भारत का पहला AI ग्लोबल समिट है, जिसकी भयंकर चर्चा है बॉस। आप इसके बारे में सुनेंगे तो होश उड़ जाएंगे। सरकार की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक AI समिट में 100 से ज्यादा देश आ रहे हैं। 15 से ज्यादा देशों के प्रमुख आ रहे हैं। 100 से ज्यादा कंपनियों के CEOs आ रहे हैं। 500 से ज्यादा सेशंस होने वाले हैं। आप सोचिए, जिस AI को दुनिया का भविष्य कहा जा रहा है, उसका सबसे बड़ा समिट पीएम मोदी करवा रहे हैं। और यह ग्लोबल साउथ का पहला AI समिट होगा। इस समिट में फ्रांस के राष्ट्रपति आ रहे हैं, ब्राजील के राष्ट्रपति आ रहे हैं, स्पेन के राष्ट्रपति, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री सब पहुंच रहे हैं। इसके अलावा 45 देशों से मंत्रियों का समूह आ रहा है। गूगल, डीप माइंड, OpenAI के CEOs आ रहे हैं। निविडिया, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, क्वालकॉम जैसे कंपनियों के CEO आ रहे हैं। मतलब दुनिया भर के बड़े बड़े लोग, सबसे शार्प माइंड्स, उनका जमावड़ा लग रहा है। उधर पीएम मोदी बड़े बड़े काम निपटा रहे हैं, इधर राहुल गांधी क्या कर रहे हैं वो आप देख लीजिए। कल ही राहुल गांधी ने माहौल बना दिया था कि वो किसानों के लिए आवाज उठा रहे हैं, इसलिए मोदी सरकार उनके पीछे पड़ी। आज राहुल गांधी ने उसी माहौल को हवा देने के लिए संसद भवन में किसान संगठनों के नेताओं से मुलाकात की। इस बातचीत में क्या हुआ वो आपको बताऊंगा, उससे पहले सुनिए राहुल गांधी ने किसानों के साथ मीटिंग में कहा क्या और कैसे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी को जवाब दिया। पहले एग्रीकल्चर में दरवाजा बंद था, मतलब कोई अंदर नहीं आ सकता था। अब वो दरवाजा खोला है। अब उस खुले दरवाजे में जो भी उनको डालना होगा वो डाल देंगे। मेन कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि भैया सोया पे है, इस पे है, उस पे है। मेन कॉन्सेप्ट है कि भैया आपने दरवाजा खोल दिया, अब वो दरवाजे में से कुछ भी आ सकता है, कुछ भी जा सकता है, जो भी। पहली बात। दूसरी बात, मुझे इस डील में ये समझ नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान को क्या मिला। मतलब हमने टैरिफ दे दिया, हमने एग्रीकल्चर दे दिया, हमने डेटा दे दिया, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा हमें मिला क्या। नथिंग, सो जीरो। ना किसानों को कुछ दिया ना किसी। ठीक है, हमारी पहले टैरिफ जो थी, मतलब
उसको भी इंक्रीज कर दिया। पहले हमारी 3% होती थी, उसको 18 कर दिया, उनका नीचे कर दिया। तो मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि इसमें है क्या, मतलब हमारे लिए कुछ नहीं है। आपने जो कहा, हम तो तैयार हैं फुली इसको सपोर्ट करने में, क्योंकि ये देश के लिए बिल्कुल इन्होंने गलत कर दिया। हमारे अनाज उत्पादक किसान गेहूं, चावल, मक्का, सोया, मोटा अनाज पैदा करने वाले किसानों के हितों का पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। हमारे प्रमुख फल और सब्जी उत्पादक किसानों के हितों को भी। कल राहुल गांधी ने किसानों की बात करते हुए कहा कि चाहे मुझ पर एफआईआर कर दो, जेल में डाल दो, मैं किसानों की बात उठाता रहूंगा। आज कह रहे हैं डील में हमको मिला क्या, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है। तो जब नहीं समझ में आ रहा है तो फिर काहे के लिए जबरदस्ती विरोध कर रहे हैं? पहले किसी से ढंग से बैठ के समझिए या पाठशाला देख लीजिए, समझ में आएगा। जब कह रहे हैं कि खुद ही कह रहे हैं ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस डील में हमको मिला क्या है, तो फिर विरोध कौन बात का कर रहे हैं? पहले किसी के साथ बैठ के समझिए। आज राहुल गांधी ने किसान नेताओं को बुला लिया कि आइए मिलते हैं, बैठते हैं, कुछ वीडियो बनाते हैं। इशारा साफ है कि अब राहुल गांधी के एजेंडे पर न पूर्व आर्मी चीफ की किताब है, न एप्स्टीन फाइल है। अब राहुल गांधी ने किसानों का मुद्दा पकड़ने का सोचा है, क्योंकि राहुल गांधी को पता है कि यही वो मुद्दा है जो मोदी सरकार को फंसाने के काम आ सकता है। इसलिए अब राहुल गांधी किसानों की बात उठा रहे हैं। इंडिया यूएस ट्रेड डील के खिलाफ कैसे देश भर में जल्द से जल्द आंदोलन चलाया जाए, इस पर राहुल गांधी ने किसान नेताओं से चर्चा की। कैसे आंदोलन चलाकर इस डील को रोका जाए और किसानों के अधिकारों की रक्षा की जाए, इस पर चर्चा हुई। जानकारी के मुताबिक मुलाकात के दौरान किसान नेताओं ने मक्का, सोयाबीन, कॉटन, फ्रूट्स, नट्स के किसानों को लेकर चिंता जताई। राहुल गांधी ने करीब 17 किसान नेताओं से मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी से मिलने वाले ज्यादातर किसान नेता कांग्रेस से ही जुड़े हुए हैं। कल जब से यह चर्चा तेज हुई कि बीजेपी इस बार राहुल गांधी को छोड़ने के मूड में नहीं है और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटैंटिव मोशन ले आए हैं, तब से राहुल गांधी ने अपनी राजनीति की गाड़ी किसानों की तरफ घुमा दी। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटैंटिव मोशन लोकसभा में पेश तो किया, लेकिन अब इस सब्सटैंटिव मोशन का क्या होगा यह बजट सत्र के दूसरे पार्ट में पता चलेगा, क्योंकि आज बजट सत्र का पहला पार्ट खत्म हो गया। 9 मार्च को सत्र फिर से शुरू होगा। राहुल गांधी के खिलाफ मोशन को लेकर केंद्रीय संसदीय राज्य कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि एक बार सब्सटैंटिव मोशन एडमिट हो जाएगा, उसके बाद सरकार स्पीकर के साथ मिलकर इस पर चर्चा करेगी। फिर यह तय होगा कि इसे प्रिविलेज कमेटी या एथिक्स कमेटी किसे भेजना है, या फिर इसे सीधे हाउस में लाया जाए, यह तय होगा। यानी भले ही सत्र खत्म होने से राहुल गांधी को कुछ दिनों की मोहलत मिल गई, लेकिन यह सब्सटैंटिव मोशन अभी उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, यह बहुत क्लियर है। राहुल गांधी के खिलाफ मोशन लाने वाले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर कुछ डॉक्यूमेंट्स भी शेयर किए। साथ ही निशिकांत दुबे ने लिखा कि सोरोस, फोर्ड फाउंडेशन और टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना राहुल गांधी जी के ऊपर मेरे ये आरोप हैं, जिस पर मैंने लोकसभा अध्यक्ष से बहस की अनुमति मांगी है। क्या लोकसभा में विपक्ष का नेता भारत के विभाजन की योजना सत्ता प्राप्ति के लिए बना रहा है? निशिकांत दुबे ने जो डॉक्यूमेंट साझा किए उसमें उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ एक संसदीय जांच समिति बनाने की मांग रखी। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी देश को अस्थिर करने का काम कर रहे हैं, उनके गलत कामों की जांच हो और उनकी सदस्यता रद्द की जाए। यानी निशिकांत दुबे भी अपने तेवर से यह बता रहे हैं कि वो राहुल गांधी को आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। वो कभी लेटर लिख रहे हैं, कभी राहुल गांधी के खिलाफ प्रस्ताव ला रहे हैं। बीजेपी भी ये कह रही है कि राहुल गांधी अब बचकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा में बीजेपी के चीफ व्हिप संजय जायसवाल ने कहा कि कल दिन भर इस बात का इंतजार होता रहा कि राहुल गांधी ने जो लोकसभा में बोला है उसे साबित करेंगे, लेकिन राहुल गांधी तो भाग गए। सुनिए संजय जायसवाल। उन्होंने परसों, आप उनका बयान उठा के देखिए, उन्होंने कहा कि मैं सब चीज ऑथेंटिकेट करूंगा। कल पूरे दिन इंतजार किया गया कि साहब ऑथेंटिकेट करें। साहब किधर भाग गए और जाकर के पत्रकारों से भी नहीं मिल रहे हैं, अब अकेले अपने कमरे में बैठ के वीडियो बना के जारी कर रहे हैं। खैर, राहुल गांधी की मुसीबत जो है वो अब 9 मार्च को बढ़ती है नहीं बढ़ती है तो पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल बात करते हैं बांग्लादेश के हिंदुओं की मुसीबत की। क्या वो कम होगी? क्योंकि बांग्लादेश में नई सरकार आ गई है। बांग्लादेश में हिंदू विरोधियों की बड़ी हार हुई है। यूनिस का भी खेल खत्म हो गया है। पीएम मोदी के फोन कॉल से अब क्या गजब होगा? बांग्लादेश के चुनाव नतीजे पर हर हिंदू की नजर थी, क्योंकि जिस तरह से वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हुए, जिस तरह से वहां पर कट्टरपंथियों ने उत्पात मचाया हुआ था, उसमें हिंदुओं के लिए सवाल यही था कि ये कट्टरपंथी चुनाव जीत गए तो क्या ही होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हिंदू विरोधी कट्टरपंथियों की बड़ी हार बांग्लादेश के चुनाव में हुई। कट्टरपंथियों को शह देने वाले मोहम्मद यूनुस का भी खेल खत्म होता दिखा।
क्योंकि 18 महीनों से भयंकर उथल पुथल से जूझ रहा बांग्लादेश नए बदलाव की दहलीज पर पहुंच चुका है। 17 साल के लंबे इंतजार के बाद बांग्लादेश लौटे पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान का बांग्लादेश का नया पीएम बनना करीब करीब तय है। बस उनके शपथ ग्रहण का आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। तारिक रहमान, जिनको आप देख रहे हैं ऐसे हाथ हिला रही है, ये तारिक रहमान खालिदा जिया के बेटे हैं। तारिक रहमान बांग्लादेश के इतिहास में करीब 35 साल बाद वो पुरुष हैं जो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इसके पहले सिर्फ महिलाएं ही प्रधानमंत्री थीं। बांग्लादेश में तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी को आम चुनावों में 2/3 सीटें मिलने को देश के लिए नई शुरुआत माना जा रहा है। चुनावों में तारिक रहमान का सीधा मुकाबला कट्टरपंथी जमाते इस्लामी के शफीकुर रहमान से था, जिनकी पार्टी को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस का भी पर्दे के पीछे से समर्थन मिल रहा था, क्योंकि पूर्व पीएम शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग पर चुनाव से पहले ही बैन लग गया था, तो वो तो रेस में थे ही नहीं। आज पाठशाला में आपको बताने जा रहा हूं कि तारिक रहमान के हाथों में बांग्लादेश की बागडोर आने से भारत बांग्लादेश के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा था, क्या वो रुक जाएगा। तारिक रहमान की ऐतिहासिक जीत के बाद पीएम मोदी ने फोन पर उनसे क्या बात की है। क्या भारत को शेख हसीना को वापस करना होगा बांग्लादेश को। सबसे पहले देखिए कि बांग्लादेश में 299 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजों में क्या सामने आया। फिर आपको बताएंगे कि बांग्लादेश के हिंदुओं को क्या इन चुनावी नतीजों से राहत मिलेगी या नहीं। पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी ने 211 सीटें जीती हैं 299 में से। कट्टरपंथी शफीकुर रहमान की पार्टी जमाते इस्लामी को सिर्फ 68 सीट मिली। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के लिए आंदोलन खड़ा करने वाली स्टूडेंट्स की पार्टी एनसीपी को जनता ने नकार दिया। एनसीपी यानी नेशनल कन्वेंशनल पार्टी को मात्र 6 सीटों पर जीत मिली। माना जा रहा है कि कट्टरपंथ जमात के साथ गठबंधन करने से आंदोलनकारी स्टूडेंट्स की पार्टी को नुकसान हुआ है। 7 सीटों पर छोटी पार्टियों ने और 7 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी की ऐतिहासिक जीत की 3 प्रमुख वजहें मानी जा रही। पहली वजह पूर्व पीएम शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के वोटर, और उसमें भी खास तौर पर हिंदू वोटर, बीएनपी की तरफ शिफ्ट हो गए, क्योंकि वो कट्टरपंथियों से जो है वो छुटकारा चाहते थे। दूसरी वजह, मोहम्मद यूनुस के खुले समर्थन के बाद भी कट्टरपंथी जमात का पुराना इतिहास उनकी जीत के आड़े आ गया। बांग्लादेश के लोग इस बात को नहीं भूल पाए कि बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम को जमात ने विरोध किया था। तीसरी वजह, शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट करने में अहम भूमिका निभाने वाली स्टूडेंट्स की एनसीपी यानी नेशनल सिटीजन पार्टी को आपसी टूट और जमात से गठबंधन करना भारी पड़ा। लोगों ने उन्हें पूरी तरह खारिज कर दिया। बांग्लादेश के चुनाव में वहां के हिंदुओं ने बीएनपी पर इसलिए भी भरोसा किया क्योंकि भाई शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग चुनाव लड़ तो रही थी नहीं, उस पर तो बैन लगा दिया गया था। अब विकल्प में बचता था बीएनपी, उसके अलावा था जमाते इस्लामी। भाई जमाते इस्लामी के साथ जाना मतलब नरसंहार झेलना था, क्योंकि उसका इतिहास ही है 1971 से हिंदुओं के नरसंहार में शामिल होने का। ऐसे में बांग्लादेश के हिंदुओं को बीएनपी की सरकार आने पर उन पर हो रहे अत्याचारों पर लगाम लगने की उम्मीद नजर आई। और इसकी वजह क्या है? देखिए, 17 साल बाद जब चुनाव से पहले तारिक रहमान लंदन से बांग्लादेश लौटे तो उन्होंने अपने पहले ही भाषण में कहा था कि बांग्लादेश मुसलमान, हिंदुओं, बौद्धों, ईसाइयों और सभी धर्मों के मानने वालों का है और वो सभी के लिए एक सुरक्षित बांग्लादेश चाहते हैं। अपने चुनावी वादों में भी हिंदुओं की सुरक्षा का उन्होंने भरोसा दिया है और कहा है कि हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों की जान, संपत्ति और पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाए जाएंगे। ऐसे में बांग्लादेश के हिंदुओं को शायद लगा कि लंदन में 17 साल रहने के दौरान हो सकता है तारिक रहमान ने नया बांग्लादेश बनाने जैसा कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया हो जिसमें हिंदुओं को भी सम्मान मिलेगा, क्योंकि बीएनपी भी कोई बहुत हिंदुओं से मोहब्बत करने वाली पार्टी पहले नहीं रही है। अब बदल गई हो, हालात बदल गए इसलिए बदल जाए, कह नहीं सकते। आप देखिए कि शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के हिंदू वोट किस तरह से बीएनपी की तरफ शिफ्ट हुए। बीएनपी को आवामी लीग के गढ़ माने जाने वाले हिंदू बहुल गोपालगंज के अलावा खुलना, सिलहट, चटगांव, ठाकुरगंज में बंपर जीत मिली। गोपालगंज जिले में जहां करीब 22% हिंदू आबादी है, यहां की तीनों सीटों पर बीएनपी को जीत मिली। पूर्व पीएम शेख हसीना की हिंदू वोटों पर पकड़ इतनी मजबूत रही कि वो खुद भी गोपालगंज सीट से ही चुनाव लड़ती थी। वो गोपालगंज भी बीएनपी जीत गई, यानी शेख हसीना का सारा हिंदू वोट जो है वो बीएनपी की तरफ चला गया। बांग्लादेश में बीएनपी जीत तो गई, भर भर के हिंदुओं के वोट भी मिल गए, लेकिन हिंदुओं के पास विकल्प भी नहीं था।
एक तरफ घनघोर कट्टरपंथी थे तो दूसरी तरफ बीएनपी जैसे कम कट्टरपंथी। यानी बांग्लादेश के हिंदुओं को बहुत खराब और कम खराब में से किसी एक को चुनना, यानी ज्यादा खराब और कम खराब के बीच में से उन्होंने बीएनपी को चुना, जो कम खराब नजर आती है जैसे ही आप कट्टरपंथियों को देखते हैं। इसलिए आप देखिए कि बांग्लादेश के चुनाव में बम्पर जीत के साथ ही तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। बीएनपी ने कहा कि भारत के सामने शेख हसीना का मुद्दा उठाया जाएगा। बीएनपी भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करेगी। बीएनपी सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर अपील की जाएगी, ट्रायल का सामना करने के लिए शेख हसीना को वापस भेजा जाए। हालांकि बीएनपी के नेता ने यह भी कहा कि दोनों देशों के विदेश मंत्रालय नियमों के हिसाब से इस पर काम करेंगे। यानी बीएनपी ने अब भी इस मुद्दे पर बातचीत करने की गुंजाइश छोड़ी है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तारिक रहमान और बीएनपी भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने उन्होंने हमेशा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर जोर दिया है। और आज भी बांग्लादेश के चुनावी नतीजे आते ही पीएम मोदी ने पहले चुनाव में जीत के तुरंत बाद तारिक रहमान को बधाई दी और फिर नतीजे आने के कुछ घंटों बाद उनसे फोन पर बात भी की। दोनों देशों के रिश्ते पटरी पर लाने की पहल खुद पीएम मोदी ने की। तारिक रहमान से फोन पर हुई बात की जानकारी पीएम मोदी ने खुद ट्वीट करके दी और लिखा कि तारिक रहमान से बात करके खुशी हुई, उन्हें बांग्लादेश चुनाव में शानदार जीत के लिए बधाई दी, बांग्लादेश के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने की उनकी कोशिशों के लिए अपनी शुभकामनाएं और समर्थन दिया। दो करीबी पड़ोसियों के तौर पर जिनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्ते बहुत गहरे हैं, मैंने दोनों देशों के लोगों की शांति, तरक्की और खुशहाली के लिए भारत के कमिटमेंट को फिर से दोहराया। यानी पीएम मोदी ने क्लियर मैसेज दिया है तारिक रहमान को कि भाई भारत तुम्हारे साथ बेहतर रिश्ते बनाने को तैयार है, बशर्ते कि तुम हिसाब से चलो, हिंदुओं पे अत्याचार ना करो, पाकिस्तान की गोद में ना जाके बैठ जाओ, चीन की गोद में ना जाके बैठ जाओ। तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी ने भी बधाई के लिए पीएम मोदी का आभार जताने में देर नहीं लगाई। मोदी की बधाई का स्वागत किया और दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों पर जोर दिया और दो पड़ोसी देशों के बीच रिश्ते मजबूत होने की उम्मीद जताई। बीएनपी भारत से रिश्ते सुधारने को अहमियत दे रही क्योंकि बांग्लादेश और भारत की करीबी से साउथ एशिया का पावर बैलेंस बदल सकता है। आप देखिए कि बांग्लादेश में बीएनपी की जीत का भारत पर क्या असर होगा। सबसे बड़ा मुद्दा तो शेख हसीना का है, जो तख्ता पलट के बाद भारत में रह रही है, जिसके बारे में बात करने का इशारा बीएनपी ने ऑलरेडी दे दिया। बांग्लादेश में अब चुनी हुई सरकार है तो भारत पर शेख हसीना को वापस भेजने का दबाव भी बढ़ेगा। भाई पहले तो आप कह सकते थे कि वहां से उनको भागना पड़ा, कट्टरपंथी थे, अब तो भाई चुनी हुई सरकार है तो भाई शेख हसीना को तो वापस जाना होगा, यही बीएनपी कह रही है। वहीं तारिक रहमान भारत से रिश्ते बढ़ाने के लिए पाकिस्तान और चीन से दूरी बना सकते हैं। बीएनपी ने चुनाव में कहा भी था कि वो किसी भी देश का दबाव या प्रॉक्सी न बनकर संतुलित विदेश नीति अपनाएगी। यूनिस के शासन में कई कट्टरपंथियों और आतंकवादियों को रिहा किया गया था। साथ ही बांग्लादेश में यूनिस के काल में आईएसआई भी एक्टिव हो चुकी थी। भारत को उम्मीद होगी कि तारिक रहमान कट्टरपंथियों और पाकिस्तानी एजेंडे से दूरी बनाएंगे। वहीं भारत के लिए बड़ा मुद्दा बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ भी है। भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज यह भी है कि भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पर कट्टरपंथी जमात ने मजबूत प्रदर्शन किया। जमात को जिन इलाकों में सफलता मिली वो ज्यादातर ग्रामीण और सीमा के पास के इलाके हैं। आप मैप देखिए बांग्लादेश का, जो भारत से लगा हुआ बॉर्डर है वहां आपको हरा हरा दिख रहा है, देख रहे हैं? यानी बॉर्डर के पास जमाते इस्लामी जीत गई है। ये ऐसे इलाके हैं जो पश्चिम बंगाल, असम और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब हैं। ये पूरा इलाका एक तरह से भारत की सीमा से जुड़ा लंबा बेल्ट है। इन इलाकों में जमात के जीतने से घुसपैठ और तस्करी के बढ़ने के आसार हैं और इसलिए यह भारत के लिए एक चुनौती है कि पूरे बांग्लादेश में तो बीएनपी जीत गई, लेकिन बॉर्डर के इलाके में यह हरा हरा जो दिख रहा है जमात इस्लामी का जीतना, यह एक तनाव वाली बात है। कट्टरपंथी जमात के पाकिस्तान से भी कनेक्शन है और ये लोग भारत विरोधी माहौल बनाते रहते हैं। ऐसे में चुनौती बड़ी है। चुनौती यह भी है कि बीएनपी जैसी पार्टी जो बांग्लादेश में सत्ता में आ गई है, उससे कैसे कट्टरपंथियों के दबाव में आने से रोका जाए, क्योंकि हिंदुओं को लेकर बीएनपी का इतिहास भी बहुत अच्छा नहीं है। करीब 25 साल पहले 2001 में जब बीएनपी ने आखिरी बार सरकार बनाई थी, उस वक्त बीएनपी ने जमाते इस्लामी से गठबंधन करके शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को सत्ता से दूर किया। बीएनपी और जमात की गठबंधन वाली इस सरकार के दौरान पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हुई, रेप, लूटपाट, मंदिरों को नष्ट करने की घटनाएं आम हो गई थी। इंटरनेशनल एजेंसीज की रिपोर्ट में दावे किए गए थे कि साल 2001 से 2006 के दौरान हजारों अल्पसंख्यक परिवारों को हिंसा, पलायन और मौत का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट की जांच में इस बात की पुष्टि हुई थी कि बीएनपी और जमात के 26,000 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ता, जिसमें मंत्री और सांसद भी शामिल थे, वो हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों में शामिल थे।
यानी बीएनपी ये कर चुकी है जो जमात आज कर रही थी। लेकिन एक बात समझिए, 2001 से 2006 के बीच हिंदुओं पर अत्याचार करने के बाद बीएनपी सत्ता से जो गायब हुई, तो अब जाकर 20 साल बाद लौटी। उसका सुपड़ा साफ हो गया बीच के हर चुनाव में, 100 सीट भी नहीं पार कर पाई थी। इस बार बीएनपी को 2/3 मेजॉरिटी हिंदुओं की वजह से मिली है और यह बात बीएनपी को समझनी होगी कि हिंदुओं को किनारे लगाकर उनका चुनाव जीतने में इस्तेमाल करके और फिर बाद में अगर उनको कोहनी मारने की सोच रही है तो यह बीएनपी को आगे जाके भारी पड़ जाएगा। और इसलिए उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह से बीएनपी के साथ भारत ने नए रिश्ते बनाने की शुरुआत की है, उसमें हिंदुओं के हितों की सुरक्षा होगी और बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा करने के लिए पीएम मोदी जितनी ताकत लगा सकते हैं उतनी ताकत लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। फिलहाल पाठशाला में अगली क्लास। प्रधानमंत्री मोदी देश को गुलामी के प्रतीकों से आजादी दिला रहे, देश की पुरानी गौरवशाली पहचान को फिर से स्थापित कर रहे हैं। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन को हर उस काम से परेशानी है जो पीएम मोदी देश का गौरव बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। मोदी सरकार ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 6 छंद अनिवार्य कर दिए, यानी अब वंदे मातरम जहां भी गाया जाएगा 6 छंद गाए जाएंगे। राष्ट्रगीत के सम्मान के इस फैसले से किसी को दिक्कत क्यों होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस से लेकर ओवैसी तक और समाजवादी पार्टी से लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तक सब इसके विरोध में आ गए। प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करना है तो जमकर करिए, लेकिन मोदी विरोध में वंदे मातरम का विरोध हो रहा है। वंदे मातरम का विरोध करने वालों को आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दिया। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में वंदे मातरम पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। सीएम योगी ने कहा कि जो भी वंदे मातरम का विरोध करे उसके कान पकड़ के उसको बाहर कर देना चाहिए। बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। माफियाओं की कब्र में फतिया पढ़ने के लिए जाते हैं। हाँ, कर रहे हैं। आपकी पार्टी के नेता सब बोल रहे हैं, संसद में भी देखो ना, सभी नेता बोल रहे हैं, कांग्रेस के भी और सपा के भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे। पार्टी में ये लागू होना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में वंदे मातरम का कोई अपमान नहीं कर सकता है, ऐसे कांग्रेस को भी डंके की चोट पे कहना चाहिए और जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है कान पकड़ करके उसको धक्का देकर के बाहर करना चाहिए। वंदे मातरम का जो विरोध करेगा वो वहीं जाए जहां पर उसको ये विरोध के स्वर दिखाई देते हों। हिंदुस्तान की धरती पे तो नहीं उसको रहने का कोई अधिकार मिलना चाहिए। भाई सीएम योगी आदित्यनाथ बिना लाग लपेट के बोलते हैं और इसलिए उन्होंने बोल दिया जो वंदे मातरम का विरोध कर रहा है उसका कान पकड़ो, धकिया के बाहर कर दो।